हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस रिलेटेड एक नई वीडियो आपके सामने आ रही है विच इज़ रिलेटेड टू लाइब्रेरी कंसोर्शिया इन इंडिया। देखा जाए तो पिछली जो वीडियोस आपके सामने आई थी उसमें हमने बहुत सारे लाइब्रेरी कंसोर्शिया को डिस्कस किया था। फोर्सा, हेलीनेट, इंडेस्ट, इन सब को हमने डिस्कस किया था और अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बाकी बचे जो लाइब्रेरी कंसोर्शिया हैं इंडिया के, उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से आते हैं आपके NKRC जो कि CSIR का ही कंसोर्शियम है, एंड NKRC के अलावा UGC इन्फोनेट इसके अंदर आएगा, IIM कंसोर्शिया इसके अंदर आएगा। तो ये कंसोर्शिया आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सो दैट कंसोर्शिया रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बन के अगर आपके सामने आ चुका है या आने वाला है आने वाले अटेम्प्ट्स के अंदर, तो आपको पता रहे कि कंसोर्शिया रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं मौजूद और क्या कंसोर्शिया होता है। कंसोर्शिया के अंदर बेसिकली डिफरेंट सब्जेक्ट रिलेटेड क्या क्या कंसोर्शियाज प्रिपेयर हो रखे हैं पहले से, तो वही चीज़ आज की वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, लाइब्रेरी कंसोर्शिया इन इंडिया के ऊपर जो हम आज कंसोर्शिया पढ़ेंगे विच इज़ UGC इन्फोनेट, IIM कंसोर्शियम, NKRC। आप देखिए काफ़ी बार तो क्या हो जाता है कि कंसोर्शियम लगा हुआ आपको यहाँ पर दिख रहा है, बट समटाइम्स आपसे नॉर्मली पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ NKRC, व्हाट इज़ द एक्रोनियम ऑफ NKRC या UGC इन्फोनेट क्या है। ये एक पॉलिसी है, कमेटी है, कमीशन है, नेटवर्क है। तो वहाँ पर आपको ध्यान में होना चाहिए कि अगर ये तीनों में से किसी की भी बात आ रही है आपके सामने, तीनों ही क्या है, लाइब्रेरी कंसोर्शियम है। कंसोर्शियम के ऊपर हमने डिटेल में पढ़ा है कि कंसोर्शियम क्या होता है। अभी भी अगर कोई नए यूज़र यहाँ पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ आज, या और भी किसी बच्चे को डाउट है, तो प्रीवियस वीडियो के अंदर जिसमें हमने इंडेक्स को डिस्कस किया था वहाँ पे हमने अच्छे से डिस्कस किया है कि लाइब्रेरी कंसोर्शिया क्या होता है। तो आप ज़रूर जाकर वो वीडियो देखें, तो आपको जितने भी डाउट्स अभी लग रहे हैं लाइब्रेरी कंसोर्शियम रिलेटेड वो क्लियर हो जाएंगे। बात करते हैं अपने सबसे पहले लाइब्रेरी कंसोर्शियम की। ठीक है, सबसे पहला लाइब्रेरी कंसोर्शियम यहाँ पे आपके सामने आ रहा है विच इज UGC इन्फोनेट। UGC इन्फोनेट नाम से पता चल रहा है, UGC इसका मेन जो है, इसको लाने वाला, लॉन्च करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, UGC इन्फोनेट क्या है, डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्शियम है। डिफरेंट लाइब्रेरीज UGC रिलेटेड जो हैं उन्होंने मिलके ये कंसोर्शियम प्रिपेयर किया है। UGC ने इसको लॉन्च किया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसको लेकर आया था UGC कब, ईयर दिसंबर 2003 में। दिसंबर 2003 में UGC इन्फोनेट को लाया गया और लॉन्च किया था। उस टाइम पे हमारे जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो उन्होंने इसको लॉन्च किया था। और मेन एसोसिएट और फंडेड जो किया जाता है ये UGC के द्वारा किया जाता है। मतलब मेन ऑर्गेनाइजेशन जिसको बनाने में, UGC इन्फोनेट को बनाने में जिसका सबसे ज़्यादा मेन अहम रोल था या हाथ था, वो थे आपके यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विच इज़ UGC ही इसको फंडेड करता है और UGC ही इस रिलेटेड इंफॉर्मेशन सोर्सेज को प्रोवाइड करता है। हुआ क्या करता था कि अब UGC अफिलेटेड बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उस साथ में यूनिवर्सिटीज़ और सब चीज़ के लिए जो फंड जाता था वो किसके पास से जाता था, UGC के पास से जाता था। तो हर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, लाइब्रेरीज़ के अंदर इंडिविजुअली वो सारे डॉक्यूमेंटेशन जो कि कहीं ना कहीं डिफरेंट लाइब्रेरीज़ में सिमिलर ही हैं, वो परचेज करने में बहुत सारा अमाउंट UGC का खर्च हुआ करता था। तो इसीलिए इन्होंने प्रिपेयर किया 2003 में एक कंसोर्शियम ग्रुप रिसोर्स शेयरिंग के लिए, ताकि जो UGC जितना भी रिसोर्स परचेज कर रहा है, सब्सक्राइब कर रहा है, एक्सेस कर रहा है, वो सारा एक ही ग्रुप में रखा जाए और बच्चा वहाँ जाकर वो चीज़ें एक्सेस करे। जितने भी इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, इस कंसोर्शियम से जुड़े हुए हैं, वो वहाँ से उसको एक्सेस करे डिजिटली। और बहुत सारे ई रिसोर्सेज का, फुल टेक्स्ट ई रिसोर्सेज, बिब्लियोग्राफिक डाटाबेसेस का एक्सेस किया जा सकता है UGC इन्फोनेट कंसोर्शियम के अंदर।
तो ये मोटिव के साथ यूजीसी इन्फोनेट कंसोर्शियम बनाया गया बाय यूजीसी और इसको दिसंबर 2003 में एक्सेस किया गया एंड लॉन्च किया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें यूजीसी इन्फोनेट के ऑब्जेक्टिव्स की, तो हर लाइब्रेरी कंसोर्शियम किसी ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस किया जाता है कि सारे इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज ज़्यादातर लोगों तक या ज़्यादातर यूज़र तक एक्सेस किया जा सके और उसी कॉस्ट के अंदर इवन यूनिवर्सिटीज़ को भी इसका फ़ायदा हो। तो यही चीज़ ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आई है। इट इज़ अ नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोवाइडिंग एक्सेस टू स्कॉलरली इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज। ये एक तरह का नेशनल इनिशिएटिव था ताकि हर तरीके की यूनिवर्सिटीज़ एंड जितने भी जो यूनिवर्सिटीज़ है इसके अंदर शामिल, उनको क्या प्रोवाइड किया जा सके, एक्सेस किया जा सके स्कॉलरली जर्नल या ई रिसोर्सेज का, एक ही जगह पे वो सारी चीज़ का एक्सेस कर सके। चाहे जितना भी बड़ा लाइब्रेरी हो या जितना भी बड़ा उसका एक्सेस किया जा रहा हो, फिर भी लाइब्रेरीज की एक लिमिट हो जाती है कि इतना ही इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज वो एक्सेस कर सकते हैं। बट कंसोर्शियम ने वो जो लिमिट है वो बिल्कुल हटा रखी है। क्या होता है कि बहुत सारे ई रिसोर्सेज जो पहले डुप्लीकेशन के चक्कर में हर लाइब्रेरीज के अंदर अलग अलग तरीके से परचेज किया जा सकता था, अब ई कंसोर्शियम में क्या होता है कि वन टाइम परचेज होता है और ज़्यादा रिसोर्सेज परचेज होते हैं और सारी ही यूनिवर्सिटी जो भी इस कंसोर्शियम की मेंबर है या कोई भी कंसोर्शियम की मेंबर होती हैं, वो उसको उसी जगह पे एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि ज़्यादा आपको वाइड वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज या स्कॉलरली जर्नल का एक्सेस मिल जाता है कंसोर्शियम के द्वारा, और वही इनका ऑब्जेक्टिव है यूजीसी इन्फोनेट का भी। दूसरी चीज, टू प्रोवाइड फुल टेक्स्ट ई रिसोर्सेज रिलेटेड टू ऑल सब्जेक्ट फील्ड टू एकेडमिक कम्युनिटी। जितना भी इस कंसोर्शियम से जुड़े हुए एकेडमिक कम्युनिटी हैं उनको हर सब्जेक्ट रिलेटेड यूजीसी एफिलेटेड जितने भी हैं और जो भी कंसोर्शियम के अंदर अनदर जो भी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं वो शामिल हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स वो एक्सेस करवाती हैं या जितने भी सब्जेक्ट फील्ड्स उनके यहाँ शामिल हैं, उन सभी के ऊपर एकेडमिक इंफॉर्मेशन, उसी सभी से रिलेटेड फुल टेक्स्ट ई रिसोर्सेज को इस कंसोर्शियम पे एक्सेस करवाया जाता है ताकि सभी उन रिसोर्सेज का फ़ायदा ले सके, सभी उन रिसोर्सेज को अच्छे से एक्सेस कर सके। और फुल टेक्स्ट ई रिसोर्सेज से क्या हेल्प मिलती है कि सारा इन्फॉर्मेशन जो कि पब्लिश या स्कॉलरली कंटेंट के अंदर मिलता है, समटाइम्स क्या होता है कि अगर उसका आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन दिया जाए तो वो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों के लिए यूज़फुल नहीं हो पाती है। तो इसीलिए फुल टेक्स्ट ई रिसोर्सेज के ऊपर जोर दिया जाता है कि उनको परचेज करके फिर वो एक्सेस करवाया जा सके स्टूडेंट्स को। टू प्रोवाइड इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिसोर्सेज टू द यूज़र, और भी रिसोर्सेज, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिसोर्सेज प्रिपेयर करना, साथ के साथ परचेज करना, ये भी यूजीसी इन्फोनेट के ऑब्जेक्टिव में से शामिल है ताकि टाइमली जो जो डिमांड्स आ रही हैं, जो जो यूज़र एक्सेस करना चाहते हैं इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज के थ्रू, वो यूजीसी इन्फोनेट उनको प्रोवाइड कर सके। तो ये ऑब्जेक्टिव्स थे यूजीसी इन्फोनेट के, जिस ऑब्जेक्टिव्स को लेकर वो स्टार्ट हुआ। एक बार आप लोग इसको नोट कर लीजिए, देन फिर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर स्लाइड की तरफ बढ़े तो इसकी एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं, और इसकी एक चीज़ और इसमें आप नोट डाउन कर लीजिए, इन्फ्लीबीनेट
एज अ नोडल एजेंसी कह लीजिए या फिर इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर कह लीजिए, उसी की तरह ये इसके अंदर प्रिपेयर किया गया है बाय यूजीसी। इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर की तरह वर्क करता है ये यूजीसी के लिए, जिसका हेडक्वार्टर आप सभी को पता है अहमदाबाद में है, अहमदाबाद गुजरात। ठीक है, तो इन्फ्लीबिनेट वर्किंग एज अ नोडल एजेंसी और इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर यूजीसी इन्फोनेट। ये इन्फोनेट प्रोग्राम के लिए, यूजीसी इन्फोनेट प्रोग्राम के लिए काम करता है, जिसके अंदर अनदर एक्टिविटीज़ और भी शामिल हो जाती है एक नोडल एजेंसी की या फिर इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर की मॉनिटरिंग करना कितने रिसोर्सेज आ रहे हैं, रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना कि कब कब क्या क्या रिसोर्सेज आ रहे हैं, क्या क्या एक्सेस किया जा रहा है, कितने लोग उनको एक्सेस कर रहे हैं, एनालाइज करना उन सब चीज़ों को, सब्सक्रिप्शन कब कब आ रही हैं उनको मॉनिटराइज करना, रेगुलेट करना फंक्शनिंग को, ताकि जो ये वर्क चल रहा है यूजीसी इन्फोनेट पे एक्सेस करने का इंफॉर्मेशन को वो स्मूथली चल सके। तो ये इन्फ्लीबिनेट का इसमें एक्स्ट्रा एक इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है, फुल टेक्स्ट बिब्लियोग्राफिक डाटाबेसेस आपको इसमें मिलते हैं। इन्फ्लीबिनेट एक्ट एज अ नोडल एजेंसी, ये इसकी मेन एक्टिविटीज़ है। साथ के साथ फंड रिलीज करना, कितना फंड रिलीज किया गया यूजीसी के द्वारा, ठीक है। डाटा सेंटर्स एक्सेस करवाना, डाटा सेंटर्स प्रिपेयर करना जहाँ से इंफॉर्मेशन ली जाएंगी या एक्सेस की जाएंगी, पब्लिशर्स रिलेटेड क्या क्या कंटेंट एक्सेस करना है, कौन कौन सी जर्नल्स एक्सेस करनी है, वो सब कुछ ध्यान के अंदर रखना, ये सब इनकी एक्टिविटीज़ के अंदर, कंसोर्शियम की एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल रहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इसकी एक्टिविटीज़ थी जो कि अभी हमने यहाँ पर पढ़ी यूजीसी इन्फोमेट रिलेटेड। नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट अनदर कंसोर्शियम विच इज IIM। IIM कंसोर्शियम विच इज रिलेटेड टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि हमने इंडेस पढ़ा था विच इज रिलेटेड टू IIS, IIT। सिमिलरली IIM का भी कंसोर्शियम है, बहुत सारे IIM के ऑर्गेनाइजेशन एंड जो इंस्टीट्यूशन हैं वो प्रिपेयर हैं, वो इंडिया में बहुत अलग अलग जगह पे हैं, कैलकाटा में है, अहमदाबाद में है, कोझीकोडे में है, बेंगलोर में है, काफ़ी जगह पर है और भी बहुत जगह पर हैं। तो इसीलिए IIM कंसोर्शियम भी बनाया गया जो कि बेसिकली किसके लिए था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। सब्जेक्ट फील्ड भी अब आपको यहाँ पे पता चल गई होगी, रिलेटेड टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, बिजनेस मैनेजमेंट या इससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट इन्वॉल्व किए जाते हैं इसके अंदर, उन सब पे इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करता है वो IIM कंसोर्शियम का पार्ट होता है। ठीक है, कब आया था ये, साल 2001 यानी कि ईयर 2001 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, जिससे रिलेटेड पहली मीटिंग हुई थी IIM कोझीकोडे के अंदर। IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो कि कोझीकोडे का जो इसका डिपार्टमेंट है वो सेंटर के अंदर हुआ था। और दूसरी मीटिंग इसी से रिलेटेड टू डेवलप IIM कंसोर्शियम, इस मीटिंग के अंदर डिस्कस हुआ, वो IIM बेंगलोर में हुआ और वहीं पर ये सुनिश्चित कर लिया गया, वहीं पे ये डिसाइड कर लिया गया कि IIM कंसोर्शियम को प्रिपेयर किया जाएगा। तो ये एज अ मतलब इनके मेन जो सेंटर्स होते हैं उनकी तरह वर्क करते हैं IIM बेंगलोर, जो मेन एक तरह का इसका सेंटर है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। कब आया ये सब हमने डिस्कस कर लिया है इसके अंदर, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके बारे में और एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें, देखिए सिमिलर ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, वही सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं लाइब्रेरी कंसोर्शिया के, जो कि अनदर कंसोर्शिया के अंदर हमने पढ़े हैं कि ई रिसोर्सेज एंड बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड्स या और भी ऐसी सर्विसेज जो कि लाइब्रेरीज टाइमली हर बार अलग अलग तरीके से प्रिपेयर करती थी, वो इकट्ठे बनाई जाने लगी। अगर हम बात करें ऑल IIMs की या मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन जो कि इस कंसोर्शियम के साथ जुड़े हुए हैं,
तो अगर उसके अंदर देखा जाए कोर्सेज या सब्जेक्ट फील्ड जो भी हैं वो सारी सिमिलर ही हैं। तो इसीलिए जहाँ पे अलग अलग आईआईएम्स के अंदर हर बार अलग अलग ई रिसोर्सेज या बिब्लियोग्राफिक्स को परचेज किया जाता था, वहीं अब इकट्ठे एक जगह परचेज होने लगा और वो सारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं आईआईएम या फिर मैनेजमेंट रिलेटेड जो भी इस कंसोर्शियम का पार्ट है, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, वो सब मिलके इस सारे रिसोर्सेज को इकट्ठे ही एक जगह पे एक्सेस करते हैं। एंड मेनली ऑब्जेक्ट क्या है इनका कि वही रिसोर्सेज जो सीडी रोम या डिजिटल डाटाबेसेस है या ई रिसोर्सेज हैं उनको आपस में शेयर करना, क्योंकि पर्टिकुलर इंडिविजुअल लाइब्रेरी जब उनको परचेज किया करती थी तो वो काफ़ी एक तरह से फंड उनका बहुत ज़्यादा जाता था परचेजिंग के लिए भी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली जर्नल्स और ई डाटाबेसेस या फिर सीडी रोम्स फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। हर इंस्टीट्यूशंस को इंडिविजुअल और बहुत सारी मात्रा में उसको परचेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था, बट अब काफ़ी सारे ई रिसोर्सेज को एक्सेस करना, एक ही टाइम पर उनका पेमेंट जा रहा है, सारे रिसोर्सेज फिर उनको एक्सेस कर रहे हैं, तो इससे वो एक तरह से जो उनका कॉस्टली नेचर था वो ध्यान में नहीं रहा, ज़्यादा से ज़्यादा ई रिसोर्सेज एक्सेस होने लगे और साथ के साथ बाकी इंडिविजुअलिटी में जो आप रिसोर्सेज एक्सेस करती थी लाइब्रेरीज, वो भी चीज़ कम हो गई। तो शेयर रिसोर्सेज करना किसके, सीडी रोम डिजिटल डाटाबेसेस वो एक्सेस करना, शेयर करना आपस में। टू प्रोवाइड सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स विच इज रेगुलरली सब्सक्राइब बाय आईआईएम्स, सारे आईआईएम्स को जितनी भी इंफॉर्मेशन और सर्विसेज प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती थी वो इकट्ठे ही एक जगह पे ही प्रोवाइड किए जाने लगे, ताकि एट अ टाइम एक ही टाइम पर सभी आईआईएम्स को जितने भी उनके मेंबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन सोर्सेज वो एक ही जगह से एक्सेस कर ले, चाहे वो कोई भी हो। इवन एडवांस सर्च आप कभी इनके एक जैसे काइंड ऑफ आप इसका एक तरह से चेक भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर इनकी वेबसाइट पे जाकर गूगल पे टाइप करके आईआईएम कंसोर्शियम आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या किस तरीके से ये वर्क करता है। सीएसआईआर जो ई कंसोर्शियम है एनकेआरसी के नाम से जो हम जानते हैं, उस पर आप जाएंगे तो उसके होम पेज पे सारे ई रिसोर्सेज आपको सामने दिखते हैं। आप पर्टिकुलर कोई भी रिसोर्सेज पे क्लिक करेंगे, उसका आपसे पूछा जाएगा कि आपको जर्नल के अकॉर्डिंग चाहिए, पब्लिशर के अकॉर्डिंग चाहिए, फिर जब आप वो डिटेल भर देंगे देन आपसे ईयर मंथ पूछा जाएगा कि कौन से ईयर और कौन से मंथ का आपको डाटा चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आपको आज का ही मिलेगा, इसी महीने का ही डाटा मिल रहा है, ऐसा नहीं है। आपको ईयरली जो चलता आ रहा है जब से वो जितना भी उसने डाटाबेसेस प्रोवाइड कर रखे हैं, जितने भी ईयर्स के, जितने भी जर्नल्स के, सारा वो आपको एक ही जगह पे एक्सेस दे रहा है। तो ये काम बहुत ईजी हो गया, अच्छे से इंफॉर्मेशन एक्सेस होने लगी, वाइडली फैलने लग गया ये, और ज़्यादा से ज़्यादा ये रिसोर्सेस कम समय में, ऐसा कोई समय नहीं लेकर अच्छे से एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली प्रोवाइड किया जा रहा है। तो वो चीज़ इसके अंदर अच्छी चीज़ थी, इसीलिए इनको प्रिपेयर किया गया आईआईएम कंसोर्शियम को। एक्टिविटीज़ की बात करें, डिफरेंट डाटाबेसेस एंड जर्नल्स लाइक कैपिटल लाइन, इंडिया फार्मर, क्रिसील, एबीआई इन्फॉर्म ग्लोबल, बिजनेस सोर्स प्राइमर, ग्लोबल मार्केट इंफॉर्मेशन डाटाबेस, इवन क्लूवर, एल्जेवियर, इन सब जो मेन हैं आपके, टेलर एंड फ्रांसिस, इन पब्लिशर्स की जो भी जो डाटाबेसेस थे, मेन डाटाबेस, वो इस कंसोर्शियम के अंदर एक्सेस किए जाते हैं, जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के द्वारा एक्सेस किए जाते हैं। ये सारे काफ़ी डाटाबेसेस हैं जो कि इसके अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं। डाटा रिलेटेड टू आईआईएम कंसोर्शियम, ठीक है, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन फिर हम अपने नेक्स्ट कंसोर्शियम एनकेआरसी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज योर एनकेआरसी। नाउ एनकेआरसी क्या है? एनकेआरसी नेशनल नॉलेज रिसोर्स कंसोर्शियम, ये इसकी एक्रोनियम है। आने वाले टाइम में आपसे एक्रोनियम पूछी जा सकती है। इस बार के पेपर में जिन जिन ने अटेम्प्ट दिया था तो 2 एक्रोनियम, आई थिंक 2 या 3 एक्रोनियम आपसे पूछी गई है। FRBR की पूछी गई है, IIIA की पूछी गई है। तो इस तरीके की कंसोर्शियम जब भी आपको वीडियोस के अंदर देखने को मिलती हैं तो आप कंसोर्शियम रिलेटेड एक अलग से नोट्स बनाएं,
जो सॉरी कंसोर्शियम नहीं, एक्रोनियम रिलेटेड अलग से एक कॉलम या रजिस्टर के लास्ट में एक ऐसा पेज प्रिपेयर करके रखे जिसमें सिर्फ आप एक्रोनियम्स लिखेंगे। कभी भी आपको वीडियोस के अंदर कोई भी एक्रोनियम दिख रही है, पढ़ाते हुए दिखाया जा रहा है, जस्ट उसको उठाओ, उसके सामने उसका फुल फॉर्म लिखो वहां पर। इस तरीके से आपके पास एक प्रॉपर नोट भी बन जाएंगे। सारी लाइब्रेरी की कंसोर्सिया या अनदर कोई भी टॉपिक रिलेटेड एक्रोनियम जो होगी वो इकट्ठे ही आपके पास एक नोट की तरह बनती जाएंगी। ठीक है, तो इससे आपको फायदा ये रहता है कि आप एट अ टाइम चीजें बना रहे तो सही रहता है। आप अलग से जब वो चीज बनाने के लिए बैठेंगे तो समटाइम्स क्या हो जाती है, चीजें मिस हो जाती है, बहुत सारी चीजों के अंदर एक्रोनियम्स होती हैं। तो साथ के साथ जब भी दिखे आप वो चीज वहां पे नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट टाइम जब भी दिखे उसके नीचे वो लिख दो, फिर दूसरी बार कभी दिख रहा है फिर वो आप वहां पर लिख दीजिए। तो इससे आपके पास वही सारी चीजें रहती हैं। सिमिलरली जैसे अभी टॉपिक्स चल रहे हैं लाइब्रेरी कंसोर्शियम, उनके ईयर भी आप उस अकॉर्डिंगली लिख दो। नाम लिखिए, ईयर लिखिए, नाम लिखिए, ईयर लिखिए। और अगर ज़्यादा अच्छे से आप कर सकते हैं तो क्रोनोलॉजिकली ही आप लिस्ट बनाएं। सो इससे क्या होता है कि आपने क्रोनोलॉजिकली लिस्ट बना दी, फिर भी चाहे आपको ईयर याद ना हो फिर भी आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ पहले ये आया था फिर ये आया था, क्योंकि आपने उसको लिखा है खुद से। तो इस तरीके से आपने बेहतर तरीके से और अपने नोट्स यहाँ पर बना सकते हैं। तो एनकेआरसी की हम बात कर रहे थे, नेशनल नॉलेज रिसोर्स कंसोर्शियम, जिसको CSIR ये कंसोर्शियम के नाम से जाना जाता था अर्लियर। फिर इसका नेम चेंज हो गया 2009 में, रीनेम किया गया इसको एनकेआरसी के नाम से, यानी कि नेशनल नॉलेज रिसोर्स कंसोर्शियम। ठीक है, तो ये जो कंसोर्सिया है ये CSIR की बहुत सारी लेबोरेटरी ने मिलके बनाया था। एटलीस्ट 38 to 40 के आसपास जो लेबोरेटरीज थी CSIR के और इंस्टीट्यूशंस थे CSIR के, उन्होंने मिलके ये कंसोर्शियम को फॉर्म किया। बिकॉज CSIR यानी कि यहाँ पे भी आपको सब्जेक्ट पता चल गया होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स है ना, उसके ऊपर सबसे पहले अगर देखा जाए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली जर्नल्स या डॉक्यूमेंटेशंस आते हैं। तो CSIR लगभग करोड्स ऑफ रुपीस, करोड्स के वे में खर्च किया करती थी CSIR के डॉक्यूमेंटेशन के लिए। कंसोर्शियम से क्या हुआ, वो चीज़ थोड़ा सा कम हो गया, तो वो चीज़ के लिए CSIR ने ई कंसोर्शियम प्रिपेयर किया जिसका नाम रखा NKRC। बना कब था, ईयर 2001 में CSIR की मीटिंग हुई थी RRL त्रिवेंद्रम में, CSIR लेबोरेटरीज एट इंफॉर्मेशन सेंटर मीटिंग RRL त्रिवेंद्रम में हुई थी ये मीटिंग 2001 में, जहां पे CSIR ई कंसोर्शियम को फॉर्म किया गया। और इसका नाम NKRC कब हुआ, 2009 में। 2009 में इसका नाम NKRC हो गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है NKRC का ईयर, तो आप 2009 लिखेंगे। CSIR ई कंसोर्शिया या कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पहले क्या नाम था, तब आप 2001 की बात करें। तो ये चीज आप एक बार इसमें लिख लीजिए, कौन लेकर आया था, CSIR इसको लेकर आया था, विच इज काउंसिल ऑफ, ये इसकी फुल फॉर्म है CSIR की, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ओके, इस तरीके से आप इसको लिख लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक्टिविटीज ऑफ NKRC। तो जैसे कि हमने यूजीसी इन्फोनेट में पढ़ा था, नोडल एजेंसी इन्फ्लीबिनेट है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसकी नोडल एजेंसी की तरह जो काम करता है निस्केयर। निस्केयर इसकी नोडल एजेंसी की तरह काम करता है।
which is National Institute of Science and Communication and Information Resources Center, वो इसकी नोडल एजेंसी की तरह काम करता है। तो ये एक बार आप ज़रूर लिख लीजिए। गैदरिंग रिसोर्सेज, क्या क्या एक्टिविटीज़ इसके अंदर आती है, रिसोर्स को गैदर करना काफ़ी जगह से कि किस किस तरीके के रिसोर्सेज बच्चों के द्वारा एक्सेस किए जाएंगे, स्टूडेंट्स के द्वारा एक्सेस किए जाएंगे, किन किन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, क्या क्या एक्सेस करना है, और अनदर क्या क्या रिसोर्सेज छप रहे हैं वो, साथ के साथ ट्रेनिंग देना, बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी कि किस तरीके से स्टाफ एक्सेस करवाएगा इन रिसोर्सेज को यूज़र को, या यूज़र्स कैसे एक्सेस कर सकते हैं इन रिसोर्सेज को, तो उससे रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। नोडल एजेंसी निस्केयर भी इस चीज़ के ऊपर ध्यान देती है। मॉनिटरिंग करना, कब कौन सा रिसोर्सेज आ रहा है, किसकी कब से कब तक सब्सक्रिप्शन है, क्या उसकी पेमेंट जग गई है, क्या उसका एनालिसिस है, कब वो आया, कब वो पब्लिश हुआ, इस तरीके से ध्यान रखना कि अच्छे से स्मूथ फंक्शनिंग हो रही है या नहीं। सब्सक्रिप्शन एनालिसिस चेक करना, कब कब रिन्यू हो रही है सब्सक्रिप्शन, और चीज़ें उसमें क्या क्या आ रही हैं वो चेक करते रहना। पेमेंट करना रिसोर्सेज की, वो सब चीज़ इसकी एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल होती है, जो कि कौन देख रेख करता है, निस्केयर। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ थी जो मेनली हर कंसोर्शियम की एक्टिविटीज़ होती हैं, ये एक्टिविटीज़ इसके अंदर शामिल है, एज वेल एज वही सब चीज़ें कि रिसोर्सेज शेयर करना, ई रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाना, डिजिटल डाटाबेसेस प्रिपेयर करना, वो भी इनकी एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल है। तो ये फॉलोइंग एक्टिविटीज़ जो अभी हमने डिस्कस करी, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, देन हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाइए डॉक्यूमेंटेशन पे। यहाँ पे लिखा हुआ है निस्केयर इज द नोडल एजेंसी ऑफ कंसोर्शियम, रिसोर्सेज अवेलेबल थ्रू दिस कंसोर्शियम आर। किस किस के रिसोर्सेज के वो मिलते हैं इसमें, वैसे तो बहुत सारे रिसोर्सेज है, बहुत सारे इवन पब्लिशर्स इसके अंदर शामिल हैं, एल्सेवियर हो गया, स्प्रिंजर हो गया, उन सब के रिसोर्सेज होते हैं। स्प्रिंजर के OSA, स्कोपस डाटाबेसेस प्रोवाइड किए जाते हैं, IEEE जर्नल प्रोवाइड की जा सकती है, वेब ऑफ साइंस, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी एंड मेनी मोर, और भी बहुत सारे रिसोर्सेज इसके थ्रू एक्सेस किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज़ इसके बाद और करनी है, कंसोर्शियम पे जाके चेक करना है कि किस तरीके से कंसोर्शियम वर्क करते हैं, सो दैट आपको प्रैक्टिकली भी पता चल जाए कि किस तरीके से कंसोर्शियम वर्क किया जाता है, या और किस किस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो अब आपके सामने आएंगी, बाकी बचे हुए कंसोर्शियम, सेरा या अनदर इंटरनेशनल लेवल के जो कंसोर्शियम काफ़ी बार पूछे जाते हैं, सैनलेक, कंसर्ट, ताइवान का जो है, तो वो सारी इसके अंदर नेक्स्ट क्लास में अब हम डिस्कस करेंगे इकट्ठे सारे लाइब्रेरी कंसोर्शिया एट इंटरनेशनल लेवल के। अभी तक जो हमने डिस्कस करे वो लाइब्रेरी कंसोर्शिया नेशनल लेवल के लिए थे, यानी कि लाइब्रेरी कंसोर्शिया इन इंडिया रिलेटेड थे। तो होपफुली मैं ये आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ आया हो कि क्या क्या ई कंसोर्शियम हमने इसके अंदर डिस्कस करे, और क्या क्या ई कंसोर्शियम का वर्क होता है। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है कि क्वेश्चंस इसके ऊपर यही बनते हैं कि पहली चीज़ ये है क्या, कोई भी नाम से आपको ये पूछा जा सकता है कि ये चीज़ क्या है। एक ये क्वेश्चन आपके सामने बन सकता है, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में बन के आ रहा है यूजीसी इन्फोनेट क्या है, तो यूजीसी इन्फोनेट एक लाइब्रेरी कंसोर्शियम है। अब आपका आंसर ये रहेगा, या रिसोर्स शेयरिंग ग्रुप। ठीक है, सेकेंड थिंग, यूजीसी इन्फोनेट कौन लेकर आया, कब लेकर आया, किस सब्जेक्ट फील्ड रिलेटेड या सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, इसके ऊपर आपके सामने क्वेश्चन बन के आ सकता है। कौन सी जगह या कहाँ से इसको फॉर्मुलेट किया जा सकता है, कौन नोडल एजेंसी की तरह वर्क करता है इसके अंदर, कौन लेकर आया, एज वेल एज ये सारी चीज़ इकट्ठे क्वेश्चन के अंदर डाल के आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यूजीसी नेट के बारे में इन सब में से क्या करेक्ट चीज़ें हैं यूजीसी इन्फोनेट के बारे में। तो यूजीसी इन्फोनेट कब आया, वो ईयर, कोई और ईयर भी आपके सामने दिया जा सकता है, मेन ईयर कौन सा है, तो इन सब की जानकारी इकट्ठे करके भी एक क्वेश्चन आपके सामने बनकर क्वेश्चन आ सकता है। तो इसीलिए पूरी जानकारी लेना इसके लिए आपके लिए ज़रूरत हो जाता है कि इस बार भी इवन आपने दिसंबर अटेम्प्ट में देखे होंगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जो कि बिल्कुल मिनिमल इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं कि ये कौन लेकर आया, कब लेकर आया। एनएमएल रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने देखा था नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज के ऊपर,
तो वो बता रहे थे बच्चे कि कौन उसको लेकर आया, इससे ऊपर क्वेश्चन बन के आया हुआ था। तो इस तरीके के टॉपिक्स पे आप ज़रूर ध्यान दीजिए एंड जूनियर टाइम के लिए जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर चलिए, जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, ताकि अच्छे से आप अपने पेपर की और अच्छे से तैयारी कर सकें। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इवन अगर आप नए यूज़र हैं तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर आप यूजीसी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की बहुत सारी वीडियोस जो कि डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर यूजीसी नेट की सिलेबस के ऊपर मैंने टॉपिक रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। इवन लाइव क्लासेस में भी बहुत सारे टॉपिक हैं। प्लेलिस्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यूट्यूब के अंदर, जैसे आप चैनल को ओपन करते हो होम के साथ में 3rd या 4th टैब होगा, तो प्लेलिस्ट में जाकर आपको वो दिख सकता है। ज़रूर वीडियो एक्सेस कीजिए। कोई भी डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। और अगर आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक ऐसा है जिस पे वीडियो नहीं आई है अभी तक और आप चाहते हैं कि हम वो बनाएं, वो टॉपिक भी आप ज़रूर बताएं, हम ज़रूर उसको उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तभी तक के लिए अभी आपको मैंने बता दिया, नेक्स्ट वीडियो आपकी इंटरनेशनल लाइब्रेरी कंसोर्सिया के ऊपर आएंगी। सारे इंटरनेशनल लाइब्रेरी कंसोर्सिया हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसी तरीके से अपना साथ हमारे साथ बनाए रखें। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर। थैंक यू सो मच।